मोदी जी आए उससे बहुत अच्छे दिन आ गए और 2024, 25, 26 तक के अखंड भारत हो जाएगा और अच्छा दिन आ जाएंगे। अखंड भारत बन जाएगा, उससे फायदा क्या होगा? अगर आप जानना चाहते हैं अखंड भारत क्यों बनना चाहता है तो आप बागेश्वर धाम जाइए, एक बार सब पता चल जाएगा आपको। धाम जाए, मैं तो होके आया हूँ, मुझे पता है। अखंड भारत चाहते हो आप? कितने पड़ोसी देश हैं भारत के? भारत भाई ये सब नहीं पता, बस अखंड भारत चाहते हैं, अखंड भारत चाहते हैं बस। हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुआ है, कर्नाटक में हुआ, एक हिमाचल में हुआ। ये सारे मुद्दे लेकर आप वहां भी गए थे, लेकिन वहां भाजपा की सरकार नहीं बनी। तो ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश की जनता आपके इन मुद्दों को मान के यहां भाजपा की सरकार बनाई? आप वहां से क्यों अटक जाते हैं? सर, मैं मनीष शर्मा हूं, पंजाब केसरी से। मेरा प्रश्न है, बहन जी बाद में सर आप पूछिएगा, मेरा प्रश्न है, इसके बाद आप पूछिएगा। सर मेरा प्रश्न है, कांग्रेस पर आपने चौतरफा हमले किए और कहा कि आपकी सरकार ने डेवलपमेंट किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ा था दिग्विजय सिंह के समय, जब बहुत कम कर्जा था, आज मध्य प्रदेश सरकार पर कई गुना कर्जा है। तो आप बता सकते हैं कि जब दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश छोड़ा था और आपकी सरकार बनी, तब कितना कर्जा था और अब कितना कर्जा है? आपका अभ्यास जरा कच्चा है, आप कांग्रेस की बात में आ गए हैं। बजट की रकम जो है, बजट का जो आकार है, इसके अनुपात में, प्रतिशत में हमारा कर्जा कम है। बजट बढ़ता है तो कर्जा लेने की क्षमता बढ़ती है, ये अर्थतंत्र का सिद्धांत है। आप जरा किसी अर्थशास्त्री के साथ बैठिएगा तो मुझसे ज्यादा अच्छा समझा देगा। धनंजय जी, नवदुनिया। नहीं, बहन जी को पूछिए। जी, विजय दीदी। और कुछ पोस्ट वगैरह भी लिखती हूँ। अमित शाह जी, अभी आपने कहा कि शिवराज जी के इसमें 20 साल में बहुत विकास हुआ, विकास की गंगा बह गई। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि आपको कितने वोट मिले, कितनी सीटें लेंगे आप? बहन जी, कोई अंक शास्त्री या ज्योतिष को ही मिलना पड़ेगा आपको। नहीं, इस पे अंदाज तो लगता ही है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है। आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? 18 में 2015 से कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में जाति के आंदोलन खड़े करने का प्रयास किया था और जातिवाद का जहर जनता में घोलने का प्रयास किया था। 2018 का चुनाव जातिवाद के घोले हुए जहर की परछाई में हुआ था, फिर भी हमें 1 लाख वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से। और इस बार उनके 15 महीने का शासन भी देख लिया है और हमारा रिकॉर्ड है ही है। मध्य प्रदेश के साथ एक ताजा कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए उदाहरण उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा है कि आज देश की जो राजनीतिक स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, हम बहुत बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मनोज शर्मा जी। मनोज जी। सर, मैं मनोज शर्मा हूं सर, न्यूज 18 से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जिनका सबसे ज्यादा बार जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नूह हरियाणा की तरह बीजेपी दंगों की प्लानिंग कर रही है। चलिए, दिग्विजय सिंह को ऐसी ही आगाहियां करने का स्वभाव है। जो आदमी के मन में होता है ऐसी ही बात मुंह से निकलती है। 1 महीने बाद दिग्विजय को पूछ लेना कि दंगा क्यों नहीं हुआ। सर, गृहमंत्री जी, सुनील शर्मा जी, प्रदेश। गृहमंत्री जी, मेरा एक सवाल है। 1 मिनट, मैं हेमेंद्र शर्मा हूं आज तक से। हेमंत जी बैठिए ना, 1 मिनट सुनील जी का, फिर उसके बाद आते हैं आप। सुनील जी बोलिए, बिना माइक के बोलिए। गणेश जी, अब आप पूछिए। अरे यार, मैं मध्य प्रदेश आऊं, इसमें आपको क्या आपत्ति है? भले आदमी ऐसा क्यों करते हो? जहां चुनाव है वहां मैं हमेशा जाता हूं। आपके पास ठीक से रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, मेरी ऑफिस आपको भेज देगी। गृहमंत्री जी, हेमंत जी। गृहमंत्री जी, मैं हेमेंद्र शर्मा हूं। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 9 साल में केंद्र में जो है आपकी सरकार है। आपने कमलनाथ के खिलाफ अगस्टा वेस्टलैंड से लेकर के मोजर बेयर वगैरह सभी जो स्कैम्स हैं उनके बारे में एलिगेशंस लगाए। तो
क्या चीज है जो रोक रही है केंद्र में सरकार को और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेने में? नहीं, एक्शन देखिए, हमने कभी भी पॉलिटिकल वेंडेटा से एक्शन नहीं लिए। ये मैंने जो सारे घोटाले किए वो सारे घोटालों के खिलाफ हमारी जांच चल ही रही है। एक सेकंड भैया सुनो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भाई साहब बैठ जाइए। संजय जी बैठो ना, अभी आपका भी क्रम आएगा, बैठिए। हमारी जांच चल रही है। आप कांग्रेस के नेता का, किसी भी नेता का भाषण सुनिएगा तो हाय तौबा मिलेगी एजेंसियों के दुरुपयोग की। वो जांच है, मगर जांच की एक गति होती है और जांच कोर्ट के नियमों के अनुसार होती है। इसमें एक समय लगता है। अगर ये स्पॉन्सर है कमलनाथ जी का सवाल, कमलनाथ जी ने स्पॉन्सर किया है, तो उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे जांच की गति भी तेज हो सकती है। गणेश जी हेलो, मेरा सर मैं प्लीज सर मैं ऐसे कैओटिक सिचुएशन मत करिए। सर मैं मनीष शर्मा हूँ पंजाब केसरी का। भैया ये पंजाब केसरी से धरना नहीं है, बैठ जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेलो, राजेश डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ में डालो, जीतेगा तो कमल ही। ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए, वोट बीजेपी को ही जाएगा। ये बयान है बीजेपी सांसद डी अरविंद का। अब तो खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हाईजैक कराई जाती है। आप भी सुन लीजिए। आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो, जीतेगा तो कमल ही। वोट चाहे नोटा को दो, कार को दो, हाथ को दो, आएगा तो कमल ही, जीतेगा तो मोदी। ये मोदी के सांसद डी अरविंद हैं। लोगों को बेशर्मी से खुलेआम भाजपा को वोट देने के लिए धमका रहे हैं। भाजपा का असली चेहरा यही है। कई बार चुनावों में लोगों की ओर से वोटिंग प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर शिकायतें भी आ चुकी हैं और अब तो ये सच खुद भाजपा सांसद ने स्वीकार लिया है। डी अरविंद के मुताबिक भाजपा ने वोटिंग मशीनों में ऐसी सेटिंग की है कि आप वोट चाहे किसी भी पार्टी को दे दें, लेकिन नंबर भाजपा के ही बढ़ेंगे, जीतेगी भी भाजपा ही। आपको याद होगा 2014 के बाद कई चुनावों के दौरान बहुत से ईवीएम ट्रकों में पाए गए थे। एक आरटीआई में पता लगा था कि 2016 से 18 के बीच देश में 19 लाख ईवीएम गायब हुए हैं। ईवीएम में हेराफेरी रोकने के लिए वीवीपैट लाया गया। फिर चुनाव आयोग ने बताया कि 6.5 लाख वीवीपैट तो खराब थे। असल में पूरे चुनावी सिस्टम में ही भाजपा की दीमक लग गई है। बीजेपी के नेता खुलेआम ये कह रहे हैं कि बटन चाहे कोई भी दबाओ, वोट पड़ेगा कमल को ही। ये बयान, ऐसी खबरें देश के वोटर पर गहरा असर डालती हैं। क्या चुनाव आयोग इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा जिससे जनता का भरोसा चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर कायम रहे? जनता तो समझ चुकी है कि करीब तमाम संस्थाओं को अपने कब्जे में करने वाली बीजेपी अब देश के लिए खतरा है। गांधी के बारे में मेरी पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले उसके बारे में मेरी सोच थी बड़ा राजकुमार है, शहजादा है, ये क्या जानता है किसी के लोगों का दुख और दर्द क्या होता है। लेकिन जब वो 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चला और उसकी जो तपस्या देखी, उसकी जो विचारधाराएं देखी, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दृश्य में देख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी उसकी तरफ मिलने के लिए लपक रहा है और जैसे उसके निकट आया वैसे उसे उल्टी हो गई और उल्टी उसके पांव में पड़ी। लेकिन पहली बार देखा मैंने कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। नहीं तो हम और तुम आम आदमी होते, उल्टी कर रहा होता तो हम पीछे पांव हटा लेते, लेकिन उस बंदे ने पांव नहीं हटाया, उल्टी वहीं होती रही और वहीं उसकी पीठ को सहलाता रहा। यार मैं देखा क्या गजब है यार, ये बंदा, ये किसी और फितरत का है, ये किसी और मिजाज का है। भारत को बदल के रख देगा ये बंदा। जिसके लिए नेगेटिव मान्यता थी आज मैं पॉजिटिव हो गया उसके लिए, जिसके लिए मैं पॉजिटिव सोचा करता था आज मैं नेगेटिव हो गया उसके लिए। सॉरी सर, 2024 में सत्ता में आ सकता है कि नहीं, इस चीज के बारे में सर। अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है,
एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है, आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है। आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? जिलाधिकारी महोदया, जनपद कानपुर के देहात के द्वारा भेजा जा रहा है, उस संदर्भ को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। विषय माननीय प्रधानमंत्री जी की, श्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार श्री विवेक दोबराय द्वारा संविधान परिवर्तन विरोधी बातों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन एवं प्रदर्शन। महोदय, सादर निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार श्री विवेक दोबराय के द्वारा संविधान परिवर्तन के संबंध में दिया गया बयान बेहद निंदनीय है। वह दूषित मानसिकता और राष्ट्र विरोधी होने का प्रतीक है। संविधान विरोधी ऐसे तो तमाम मनवादी व्यवस्था के लोग बातें करते रहते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। संविधान की प्रतियां व संविधान निर्माता के पोस्टर खुलेआम चौराहों पर जलाने वाली जैसी घटनाएं घटती रहती हैं, जिनका मूक दर्शक सरकार द्वारा समर्थन किया जाता रहता है। परंतु जिम्मेदार प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा संविधान विरोधी बातों करने का संज्ञान अवश्य लिया जाना चाहिए। ऐसे असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके राष्ट्रहित में जेल भेजा जाना चाहिए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 में कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का कार्य सौंपा जाएगा खराब निकले तो संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी सब संविधान चाहे कितना खराब क्यों ना हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा अगर अच्छे हुए तो अच्छा सिद्ध कर देंगे। श्री देवराय के ये समझना चाहिए कि अब तक संविधान को अमल में लाने वाले लोग मनुवाद की राष्ट्र विरोधी मानसिकता के कारणों से संविधान को सही तरीके से अमल में नहीं ला सके हैं। संविधान राष्ट्रहित विरोधी मनवादी मानसिकता के लोगों की सरकारें मूर्ख दर्शक समर्थन कर रही हैं, जो कि राष्ट्रहित में अच्छा नहीं है। अतः मान्या जी से निवेदन है कि विवेक दोबराय जैसे लोगों पर देश हित संवैधानिक हित में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाए, जिससे राष्ट्र में शांति व्यवस्था कायम रह सके और राष्ट्र विरोधी लोगों पर अंकुश लगाया जाए। मान्या जी की महान दया होगी। समस्त बहुजन एकता संगठन के लोग, भारतीय संविधान मानने वाले लोग, कानपुर देहात के समस्त लोग, साथियों, आज जो ये संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने आकर के ये ज्ञापन प्रस्तुत करना है, माननीय जिलाधिकारी महोदया के प्रतिनिधि के रूप में उप जिलाधिकारी महोदय हमारे सम्मुख खड़ी हैं, उनको देकर के इस ज्ञापन को हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने का कष्ट करें। इस आशा और विश्वास के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे सम्मानित 4-5 लोग आ जाएं। साहब कहेंगे
थोड़ा पीछे रहा तो रिया हो गया यार। थोड़ा पीछे हुए उधर देख लो उधर बाबा साहेब अमर रहे।